हे कॉमर्शियंस, माय नेम इज आदित्य शिवहरे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे CUET के डोमेन सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज़ अकाउंटेंसी। तो यार अकाउंटेंसी में बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं जिनको हमको कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। इसलिए आज की वीडियो में तुमको बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ यार और प्रैक्टिस के लिए तुमको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है ताकि तुमको सारी अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। तो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी पार्टनरशिप के बेसिक्स को और आज इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पार्टनरशिप के चैप्टर को। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप है उसका बेसिक मतलब क्या होता है। तो देखो यार पार्टनरशिप जो होता है वो एक रिलेशनशिप की तरह होता है। तो जैसे कि रिलेशनशिप में दो लोग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप में भी दो लोगों का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो पार्टनर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर मिनिमम पार्टनर्स 2 होते हैं पर मैक्सिमम पार्टनर जो होते हैं वो 50 हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उतने ज़्यादा पार्टनर्स कोई होता नहीं है। अगर इतने ज़्यादा होने होते तो फिर कंपनी बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं और यहाँ पर इतना सारा प्रॉफिट को शेयर करना तो बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाते। ठीक है, इसको गवर्न कौन करता है? इसके लिए ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए, पार्टनरशिप डेट क्या होती है, सारी चीज़ें जो हैं हमारा कंपनी एक्ट 2013 इसको गवर्न करता है। पर अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो पार्टनरशिप है, ये तो कंपनीज का एक्ट है, इसलिए इसके अंदर एक और एक्ट आता है, दैट इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो ये चीज़ भाई अच्छे से याद रख लेना। आई होप तुमको याद होगी, टर्म 1 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ तो सबसे पहले आ जाती है। लेकिन ये दो लोग इकट्ठा क्यों है, ये पार्टनर्स क्यों बने, ये अपनी एक रिलेशनशिप क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं ताकि यहाँ पर ये शेयर कर सके प्रॉफिट्स। लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं, यहाँ पर लॉसेस भी इनको शेयर करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस सब कुछ होगा। अगर प्रॉफिट 50,000 का होगा तो दोनों में बटेगा, नहीं होगा लॉस हो रहा है तो वो भी दोनों में बटेगा। यहाँ पर एक म्यूचुअल डिसीज़न लिया जाता है। म्यूचुअल डिसीज़न का मतलब क्या होता है कि अगर यार एक बंदा है वो कोई डिसीज़न ले रहा है तो उसका पूरा इफेक्ट सारे पार्टनर्स में पड़ेगा, और अगर सारे पार्टनर्स को डिसीज़न मिलकर ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट एक बंदे पर पड़ेगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल डिसीज़न। यानी कि इसकी एक रिलेशनशिप होती है, वहाँ पर अगर लड़की कोई भी डिसीज़न ले रही है तो लड़के पे इफेक्ट पड़ेगा, लड़का कोई डिसीज़न लड़की पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूचुअल डिसीज़न का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पर एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो देखो लाइबिलिटी का मतलब हम सब जानते हैं, 12th क्लास से निकल चुके हैं कि लाइबिलिटी यानी कि कोई भी लोन लेना। तो फॉर एग्जांपल फर्म जो है उसने किसी से लोन लिया या पार्टनर्स ने किसी से लोन लिया, समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोन लेते हो और उसका पेमेंट आप नहीं कर पाते हो तो क्या आपके प्राइवेट एसेट्स यहाँ पर सेल होंगे? तो यहाँ पर जो प्राइवेट एसेट्स हैं वो बिल्कुल सेल हो सकते हैं। इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या था, विजय माल्या ने SBI से लोन लिया। तो जो विजय माल्या था उसने SBI से लोन लिया, लेकिन वो आराम से अपनी ज़िंदगी आज भी जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास लिमिटेड लाइबिलिटी थी। कौन सी लाइबिलिटी थी? लिमिटेड, यानी कि उसके प्राइवेट एसेट्स को SBI हाथ भी नहीं लगा सकता, भले ही उसने उनका लोन नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यानी कि अगर SBI और जो विजय माल्या है, फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या पार्टनरशिप में होता और SBI उसके पास आराम से आकर के उसके प्राइवेट एसेट्स से अपना लोन चुका सकती थी, पर क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके जो पार्टनर्स होते हैं वहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और इसलिए यहाँ पर उनके जो प्राइवेट एसेट्स हैं वो भी सेल कर किए जा सकते हैं। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यार चाहे रिलेशनशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो इसलिए डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं एक एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये एग्रीमेंट बनाना क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, आपको नहीं बनाना मत बनाओ, समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर ये बोला जाता है कि आपको ये चीज़ बनाना चाहिए। तो यहाँ पर ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो रिटन में क्या हो जाता है? रिटन में एक पूरी एक डीड बनाई जाती है, इसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या हो जाती है? पूरा रिटन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें पूरे जितने भी क्लॉज होते हैं सब चीज़ बराबर से लिखी जाती है कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ इतनी मिलेगी, ये जो प्रॉफिट है इतने रेशियो में बांटा जाएगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इतना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना दिया जाएगा। हर चीज़ यहाँ पर लिखी होती है।
पर जो ओरल एग्रीमेंट होता है वो भी सेम ही होता है, पर वहाँ पर ओरली सारी बातें की जाती हैं। तो हो सकता है आगे जाकर बोल दे कोई पार्टनर कि यार मैंने तो उस टाइम पे ये चीज़ बोली थी लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। जैसे कि एक रिलेशनशिप में होता है कि बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं पर आगे आके तोड़ दिए जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ओरल एग्रीमेंट की भी उतनी वैल्यू नहीं रहती है, पर जो रिटन एग्रीमेंट होता है क्योंकि उसमें सब चीज़ क्लियरली लिखी रहती है, इसलिए हम यहाँ पर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, लेकिन मैंने अभी जैसा कि बोला जो एग्रीमेंट है उसको बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो क्या पार्टनरशिप डीड को बनाना इम्पॉर्टेंट है? ये सारी चीज़ें एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो पार्टनरशिप डीड जो हो जाती है वो बेसिकली क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहाँ पर सारे क्लॉज लिखे हुए हैं, सारी लीगल चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको कौन गवर्न कर रहा है, सबसे पहले तो ये जान लो, इसको गवर्न कर रहा है स्टैम्प एक्ट, यानी कि ये कैसे बनाया जाता है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट। तो ये अच्छे से लिखता हूँ मैं, स्टैम्प एक्ट भाई लिख लेना। और इसको कौन रजिस्टर करता है, रजिस्टर ऑफ फर्म्स इसको रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे गवर्न होती है। पर बात आती है कि अगर ये साइलेंट हुई, यानी कि यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई तो क्या हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर ये साइलेंट होती है तो यहाँ पर दो चीज़ें सबसे पहली बात हो जाती है। सबसे पहली बात जो प्रॉफिट है जिसके बारे में हमने बात की थी, तो अगर डीड होती है तो प्रॉफिट का मैं कोई भी रेशियो बोल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 3:2 में बटेगा। पर क्योंकि यहाँ पर डीड नहीं है तो मैं हमेशा इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। मैंने बात की कि यार यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन है, यहाँ पर मैं देना चाहता था तो मैंने दिया क्योंकि डीड थी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, सैलरी, सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। पर डीड अगर साइलेंट होती है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ तुमको नहीं मिलेगी। क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी यहाँ पर नहीं मिलने वाली। क्लियर है बात, यानी कि डीड साइलेंट है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी हो जाती है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भाई यानी कि अगर पार्टनर्स फर्म को कोई भी लोन दे रहे हैं तो क्या उसके बदले उनको कुछ पैसा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर समझ लो 12% मिल रहा है, सारे पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई 12% होना चाहिए। पर अगर डीड साइलेंट है तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट 6% इंटरेस्ट ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पर ये तीन चीज़ें बहुत ध्यान रखना कि अगर डीड साइलेंट होती है तो हम कभी भी ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। 6% हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। अच्छे से याद रखना, आगे जाके चीज़ काम आने वाली है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, चलो यार आगे बढ़ते हैं हमारी दो वर्ड्स की तरफ। तो यहाँ पर दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, फर्स्ट इज चार्ज एंड सेकेंड इज एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो जाता है और चार्ज का मतलब क्या हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जब हमको प्रॉफिट हो रहा है तभी हम किसी चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर एप्रोप्रिएशन। लेकिन चार्ज का मतलब क्या हो जाता है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो हमको उसकी पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया, फॉर एग्जांपल ये पार्टनरशिप में नहीं आता, पर जब हम पढ़ रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे, चाहे तुमको प्रॉफिट हो चाहे ना हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो देना पड़ेगा, दैट इज़ कंपलसरी पेमेंट्स। तो जितने भी कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या किस में आ जाते हैं, हमारे चार्ज में जाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये हमको देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। एप्रोप्रिएशन में क्या आता है तुम्हारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आता है, सैलरी आ जाती है, सैलरी के बाद तुम्हारा क्या हो जाता है, सैलरी के अलावा कमीशन हो जाता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एप्रोप्रिएशन होती है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होती है। इसका मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तो मैं इनको दूंगा, अगर लॉस हो जाता है तो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा पार्टनर्स को। क्लियर है बात। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना इंपॉर्टेंट थी। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हम अपने इंटरेस्ट ऑन लोन की तरफ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को जल्दी जल्दी समझना बहुत ही ईजी चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मैंने अभी क्या बताया आपको कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज्ड होता है। क्या होता है, चार्ज्ड। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हो चाहे ना हो मेरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है, ठीक है, वो फर्म को लोन देते हैं 1 अक्टूबर को, दोनों 1 अक्टूबर को दे रहे हैं। ये चीज़ याद रखना, एक्स जो है वो 80,000 लोन दे रहा है, ये दे रहा है भैया 40,000। वाई जो है, ठीक है, तो 80,000 40,000 दे रहा है। हमको जो प्रॉफिट्स हैं वो तीन तरीके से, तीन केसेस में दिए गए हैं। सबसे पहली बात, हमको जो प्रॉफिट है वो 21,000 का हो रहा है, सेकंड में हमको जो है 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और थर्ड केस में हमको 5,000 का लॉस हो रहा है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, ठीक है। हमारा जो रेशियो है दैट इज़, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3 है। ये सारी चीज़ें जो है हमने देख ली हैं। चलो
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास डेट गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 80,000 आ जाएगा। 80,000 में से अब देखो रेट तो मेरे को गिवन नहीं है, रेट तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट 6/100 यानी कि 6% निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा डेट आएगी दैट विल 6/12, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी अराउंड 6 2 तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 2400। ठीक है, अगर मैं 40,000 के लिए सेम चीज़ करूँगा तो इसी का जस्ट आधा हो जाएगा, क्योंकि 40,000 है तो ये मेरा जाएगा 1200, तो दैट विल बी अराउंड, अगर मैं तो दोनों को प्लस कर दूँ तो 3600 रुपये मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑफ लोन है जो फर्म को देना है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ यहाँ पर फर्म और जो पार्टनर्स हैं वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये चीज़ प्लीज़ मार्क कर लें, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हो जाता है कि भाई यहाँ पर जो फर्म है अगर उसने लोन लिया था पार्टनर से तो वो उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इन दोनों को डिफरेंट माना जा रहा है, डिफरेंट एंटिटीज़ माना जा रहा है। तो चलो यार अब आगे बढ़, तो चलो यार यहाँ पर अब अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग कैसे होगी, देखो बहुत ही इजी है। तुम्हारा P&L अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट अपन बना चुके हैं। P&L अकाउंट में एक्सपेंस इस साइड आता है तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन इस साइड आएगा। तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन को तुम कितना हो गया, 3600 रुपये। इसको तुम अलग अलग भी लिख सकते हो, एक्स वाई करके, तो एक्स का जितना था वाई का उतना था लिख सकते हो। बाय प्रॉफिट है आएगा। ठीक है, मैं तुम सबको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट इससे बहुत क्लियर हो। फर्स्ट केस में 21,000 का प्रॉफिट है, माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको 2 P&L एप्रोप्रिएशन में बांट दो। ठीक है, वेरी इजी, बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है बात, कोई भी चीज़ नहीं करी, बस जो भी था बांट दिया। सेकंड केस वॉज 3,000 का तुम्हारा प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट है। देखो भाई 3,000 का प्रॉफिट है, 3600 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है। मैंने क्या बोला, चार्ज है, देना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर फर्म इस चीज़ को नहीं दे पा रही है तो फर्म यहाँ पर प्रॉफिट नहीं देगी आप पार्टनर्स को। फर्म क्या करेगी, फर्म कहेगी भैया लॉस लो। तो 3,600 से 3,000 तो भैया फर्म चुका देगी, पर बाकी का पार्टनर्स पे ही आना है। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि तुम्हारा जाएगा लॉस में, तो लॉस में तुम्हारा कितना जाएगा, 600 हो जाएगा। और वो 600 रुपये जो है तुम कैसे बांट दोगे, तुम बांटोगे 2:3 के रेशियो में। जब प्रॉफिट हो रहा था तब भी तुम उसको 2:3 के रेशियो में बांटते। यहाँ पर भी जो तुम्हारा लॉस है वो 2:3 यानी कि 2/5 और 3/5 में बट जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5,000 का लॉस हो रहा है। अब देखो ये पूरी कहानी चेंज हो गई, यहाँ पर लॉस हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम इसको क्रेडिट साइड तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे उसको 2 P&L या फिर 2 लॉस डायरेक्टली लिखेंगे। दैट विल भी हमारा 5,000 और इसको बाय P&L एप्रोप्रिएशन से फिर से पार्टनर के ऊपर डाल देंगे। यानी कि अगर फर्म नहीं चुका पा रहा तो वो क्या करेगा, पार्टनर के ऊपर पूरा लॉस डाल देगा। यानी कि यहाँ पर आएगा 8,600 और कहेगा भाई अब तुम चुकाते रहो, इस रेशियो में चुकाओ, कैसे भी चुकाओ, तुमको ये बियर करना पड़ेगा। मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर जो फर्म है अगर उसका प्रॉफिट होगा तो वो उसमें से इंटरेस्ट देगा, वरना कुल मिला करके पार्टनर्स को ही वो बियर करना पड़ेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी 3 सिचुएशन मैंने तुमको करवाई है। अगर एग्जाम में ऐसा छोटा मोटा MCQ हो जाता है तो तुम उसको आराम से सॉल्व कर लोगे। तो यार एक पार्टनरशिप में हमेशा कुछ ना कुछ पैसा दोनों पार्टनर्स को इन्वेस्ट करना होता है। तो उसी को कैपिटल को हम 2 मेथड से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा फिक्स कैपिटल मेथड और सेकंड आता है तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग, यानी कि फिक्स हो जाता है और एक फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। हल्का सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि भाई ये फ्लक्चुएट करता रहता है और फिक्स रहता है, यानी कि चेंज कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि इसके अंदर 2 अकाउंट और आते हैं। फर्स्ट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज़ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही आता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या हो जाता है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और पार्टनर्स करंट अकाउंट है, इन दोनों में चीज़ें बट जाती हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो चीज़ चेंज हो रही है किसकी वजह से होती है, अगर हम कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर विदड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कोई नया कैपिटल लेकर ऐड कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर जो चेंजेस है वो होंगे। अगर मैं कोई भी चीज़ को माइनस कर रहा हूँ यानी कि विदड्रॉ कर रहा हूँ कैपिटल का, तो ही इसमें चेंज होंगे। इसलिए मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, फिक्स कैपिटल अकाउंट बोल रहा हूँ। करंट अकाउंट में क्या होता है, मेरे को एडिशनल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल से कोई भी मतलब नहीं होता। यानी कि यहाँ पर मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, सैलरी हो गया, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हो गया, इससे रिलेटेड जब भी कोई भी चेंज आता है तो मैं उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ। अगर मैं बात करूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ इकट्ठा रिकॉर्ड हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ का एडिशन ऑफ कैपिटल हो रहा है, विथड्रॉन हो रहा है, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहे हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो,
सैलरी दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, एप्रिसिएशन को प्रॉफिट दे रहे हो, ये सारी चीज़ें एक साथ रिकॉर्ड होती हैं। तो तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये चीज़ें अलग अलग रिकॉर्ड हो रही हैं, यहाँ पर साथ में रिकॉर्ड हो रही हैं। यहाँ पर ये जो कैपिटल अकाउंट होता है हमेशा इसका जो है तुमको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रेडिट बैलेंस। इसका डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, इसका भी डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। तो एक डिफरेंस तुम्हारा ये आ गया कि इसका डेबिट और क्रेडिट होता है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ फिक्स में क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हो जाता है, यहाँ पर चेंजेस मैंने तुमको बताए हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके इन दोनों अकाउंट्स में चेंजेस आते हैं, इसके हिसाब से चलता है। बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा हमेशा जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है वही यूज़ होगा। तो यार ध्यान से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने होंगे। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हम अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ओर। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है वो कैसे कैलकुलेट होता है सबसे पहले देखते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज़ तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल लिखो। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल लिखना, इसमें जो ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल, देखो कितना आसान है, एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दो और लेस कर दो विड्रॉन ऑफ कैपिटल, यानी कि जितना भी विड्रॉ हुआ है उसको लेस कर दो। अब इन तीनों का इंटरेस्ट निकाल, यानी कि इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन दिस। तो अगर तुम आंसर देखोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, इन तीनों का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा। यानी कि तुमको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल के एडिशनल कैपिटल के इंटरेस्ट को प्लस करना है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को लेस कर देना। तुम्हारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसके बाद आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। अब चलो, अगर तुमने इतना बेसिक चीज़ देख ली है तो चलो एक एडवांस चीज़ पे चलते हैं जहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस होते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आता है, तो हम देखेंगे कि जब डीड साइलेंट होगी तो क्या होगा, डीड प्रेजेंट होगी, और अगर डीड में ऐसा बोला जाए कि नहीं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना होगा, तब कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो चलो यार जल्दी से एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इन केसेस को अगर तुमने समझ लिया तो सारे न्यूमेरिकल यानी कि सारे MCQs तुमसे बन जाएंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो x और y है उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ 20,000 10,000। यहाँ पर IUC तुमको 6% गिवन है एंड तुम्हारा जो रेशियो है दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 2:3। तुमको मैंने केसेस बना दिए हैं। फर्स्ट केस है कि 1500 रुपये है और साइलेंट है तुम्हारी डीड। तो यहाँ पर ध्यान रखना यार कि मैंने क्या बताया था तुमको कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमेशा एप्रोप्रिएशन होता है, यानी कि जब अगर हमको प्रॉफिट नहीं होगा या फिर डीड साइलेंट होगी तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो यहाँ पर नहीं दूंगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बहुत ही ईजी होता है कि मैंने जो 1500 रुपये है, यानी कि अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो बाय प्रॉफिट, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ बाय PNL, तुम्हारा जाएगा 1500 टू आया यहाँ पर जो हो जाएगा तुम्हारा 2 पार्टनर्स कैपिटल में वो डायरेक्टली बढ़ जाएगा। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल में मैं ये जो 1500 रुपये है इस रेशियो में 2:3 में डिवाइड करके बांट दूंगा। यानी समझ में आ रहा है, ये आएगा तुम्हारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में आता है कि तुम्हारा लॉस हुआ है पर तुम्हारा लॉस हुआ है प्रॉफिट का एंड डीड वॉज प्रेजेंट। तो अगर लॉस हुआ है तब भी मैं जो IUC है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, तो उस लॉस को मैं बांट दूंगा। तो बेसिकली जो लॉस हुआ है हमको तो इसको हम बांट देंगे। तो लॉस होने पर ये जो 2 PNL हो जाएगा। कितने का लॉस हुआ है मेरे को, 1500 रुपये का हुआ है और बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा। थर्ड केस तुम्हारा हो जाता है दैट विल बी तुम्हारा 2100 रुपये, यानी कि जो 2100 रुपये वहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो बाय PNL करोगे, 2100 रुपये का तुम्हें प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर तुम्हारा आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब तुम्हारा बढ़ सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा कितना निकलेगा, अगर मैं 20,000 और 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा, यहाँ पर कोई मंथ वाला झंझट नहीं है, डायरेक्टली 6% निकाल दोगे तो 6/100 और इसका भी 6/100, तो कितना आ जाएगा ये 1200। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 600 यानी कि 1800 रुपये। तो यहाँ पर तुम्हारा x और y का 1200 और 600। ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारा 1800 और बाकी का जो है 2 पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 300 रुपीज़। ठीक है, 18,900, हाँ सही है बिल्कुल। तो ऐसे करके तुम्हारा थर्ड केस भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं हम अपने लास्ट केस पर, दैट इज़ हमारा 1500 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर जो है डीड प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर अब मैं क्या लिखूँगा 1500 रुपये लिखूँगा, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज़्यादा है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा जो PNL है यानी कि प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा।
लेकिन प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक नए रेशियो में जिसको हम रिसीवेबल रेशियो बोलते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये केस इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो देखो रिसीवेबल रेशियो कैसे निकाला जाता है। ये जो 1500 है यहाँ पर 2 पार्टनर्स कैपिटल लिखो, एक्स और वाई लिखो, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के जो इंटरेस्ट इन कैपिटल है उसको रख दो, और शेयर्स में जैसे कि किया था तो 1200:600 लिख दो। इन दोनों को काट दो, यह जाएगा 6 1 6 2 2:1 आया, यानी कि 2/3 और 1/3। इसमें इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, यानी कि 1500 इंटू 2/3 और 1500 इंटू 1/3, 500 ये आ जाएगा और 1000 ये आ जाएगा, और ऐसे करके तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कहने का मतलब सिंपल ये है कि जब भी तुम्हारा प्रॉफिट कम पड़ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है, तो तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे नहीं, पर ये जो प्रॉफिट है उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रिसीवेबल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और ऐसे करके तुम्हारा एक MCQ इस पे से ज़रूर आ सकता है। तो ये सारे केसेस जो हैं हमारे IOC को ख़त्म कर देते हैं। चलिए इसी के साथ हमने आज के टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए होंगे। और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर के बहुत सारे क्वेश्चंस की शीट्स ले सकते हैं। इसी के साथ यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।